पिछले 3 दिनों से फैक्ट्री के अलावा अस्पतालों में भाग दौड़ कर रहे हैं। शुक्रवार को सीसीटीवी बनाने की फैक्ट्री में आग लगी थी। 3 मंजिला इमारत में लगी आग में फंसे लगभग 100 लोगों का रेस्क्यू किया गया था। रविवार को भी बिल्डिंग के अंदर सर्च ऑपरेशन जारी रहा। मुंडका हादसे में मारे गए 27 लोगों में से 8 लोगों की पहचान हो पाई है। बाकी 21 लोगों की पहचान डीएनए सैंपल से की जाएगी। 27 लोगों की मौत हो चुकी है और 8 लोगों की पहचान हो गई है इसमें। जिनकी पहचान नहीं हुई उनके लिए क्या करें? जिनकी पहचान नहीं हुई उनके डीएनए सैंपल इकट्ठे किए गए हैं। उनके जो रिलेटिव्स हैं उनके डीएनए सैंपल इकट्ठे गए हैं। उनकी जो बॉडीज हैं उनके डीएनए सैंपल उसको मैच किया जाएगा। 5 से 10 दिन में मैच पूरा हो जाएगा और पता चल जाएगा। मुंडका अग्निकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने बिल्डिंग के मालिक मनीष लाकड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मनीष को पूछताछ के लिए 2 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस ने मालिकाना हक रखने वाले मनीष लाकड़ा, उसकी मां और पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक बिल्डिंग में कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं थी। साथ ही कंपनी के मालिक हरीश और वरुण गोयल ने कर्मचारियों की सुरक्षा के आवश्यक उपाय नहीं किए थे। राजधानी दिल्ली में कोविड से मौत का सिलसिला जारी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 3 मरीजों की मौत हुई है। वहीं दिल्ली में लगातार दूसरे दिन कोरोना के केस में कमी आई है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 613 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी रेट 2.74% हो गई है। दिल्ली में अब कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 3762 हो गई है। दिल्ली एम्स में 16 मई यानी आज से डॉक्टरों का समर हॉलिडे शुरू हो गया है। इस दौरान फैकल्टी स्तर पर 50-50% डॉक्टर एक माह तक अवकाश पर रहेंगे। अगले 2 माह तक एक समय में सिर्फ 50% डॉक्टर ही ड्यूटी पर मौजूद रहेंगे। 16 जुलाई से एम्स के सभी फैकल्टी एक साथ कार्य शुरू करेंगे। कोरोना महामारी की वजह से पिछले 2 साल से एम्स में गर्मी की छुट्टियां नहीं मिल रही थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज आप विधायकों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में एमसीडी के अतिक्रमण विरोधी अभियान पर चर्चा होनी है। ये बैठक आज सुबह 11 बजे केजरीवाल के आवास पर होगी। पहले ये बैठक शनिवार को होनी थी, लेकिन मुंडका में इमारत में आग लगने के बाद बैठक को टाल दिया गया था। इससे पहले मनीष सिसोदिया ने बीजेपी की बुलडोजर राजनीति की निंदा की। उन्होंने दावा किया है कि नगर निकाय की योजना राष्ट्रीय राजधानी की 63 लाख झुग्गियों को तोड़ने की है। अयोध्या में कैसरगंज बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने रविवार को मनसे प्रमुख राज ठाकरे को खुली चुनौती दी है। सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि राज ठाकरे को उत्तर प्रदेश की जमीन पर कदम नहीं रखने दूंगा। पहले उत्तर भारतीयों से राज ठाकरे माफी मांगे, फिर अयोध्या आए। दरअसल राज ठाकरे 5 जून को अयोध्या के दौरे पर हैं। लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात भी करेंगे। अयोध्या पहुंचे सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि राज ठाकरे से मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। मुख्तार अंसारी की ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। इससे पहले 13 मई को लगभग 1.5 घंटे तक बहस हुई थी, लेकिन मुख्तार अंसारी को राहत नहीं मिली थी। मुख्तार अंसारी के खिलाफ मऊ में विधायक पद पर रहते हुए विधायक निधि के दुरुपयोग का आरोप है। उनके वकील का कहना था कि मुख्तार अंसारी जेल में बंद है और विधायक निधि देने के बाद स्कूल निर्माण होने या न होने में उनकी कोई भूमिका नहीं है। मॉर्निंग मुंबई, आइए मुंबई की खबरों का जल्दी से रुख कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता नारायण राणे आज शाम ठाकरे परिवार पर हमला बोल सकते हैं। वे मीडिया को संबोधित करेंगे और इससे पहले नारायण राणे उद्धव ठाकरे पर आपत्तिजनक बयान को लेकर विवादों में थे।
लाउड स्पीकर पर महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है, आप देख ही रहे हैं। स्पीच कल हुई बीजेपी के महासंकल्प रैली में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। रैली में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस और दूसरे भाजपा नेताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। ये देखिए तस्वीरें। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कोविड काल में उद्धव फेसबुक लाइव पर थे और हम मैदान में अलाइव थे। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे का भाषण सोनिया गांधी को समर्पित था। एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में गिरफ्तारी हुई है। मराठी अभिनेत्री केतकी चितले से पूछताछ कर रही है पुलिस। केतकी का मोबाइल पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और जिसकी जांच साइबर टीमें कर रही हैं। और इस मामले में केतकी के खिलाफ महाराष्ट्र में अब तक 4 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। देश में राजनेताओं की हत्या की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। एनआईए की जांच से खुलासा हुआ है। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील देश के कुछ नेताओं की हत्या करवाना चाहता था। आरिफ अबू बकर शेख और शब्बीर अबू बकर शेख आम आदमी पार्टी उत्तर के बाद दक्षिण भारत में भी पैर जमाने की तैयारी में है। रविवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने केरल की 2020 पार्टी से गठबंधन का ऐलान किया है, जिनका नाम पीपुल्स वेलफेयर अलायंस रखा गया है। इस मौके पर केजरीवाल ने कहा कि हमें राजनीति करनी नहीं आती, हमें भ्रष्टाचार करना नहीं आता, हमें दंगा करना नहीं आता। अगर आपको राजनीति, दंगे, भ्रष्टाचार चाहिए तो इनके पास चले जाओ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को खालिस्तानी आतंकियों से जान का खतरा है। यह अंदेशा पंजाब पुलिस ने जताया है। पंजाब पुलिस ने इस आधार पर दिल्ली पुलिस को केजरीवाल की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कहा है। दिल्ली पुलिस ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि केजरीवाल को पहले ही सबसे उच्च स्तर की Z कैटेगरी सिक्योरिटी मिली है। वहीं पंजाब के विरोधी दल आरोप लगा रहे हैं कि केजरीवाल के साथ पंजाब पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान आज चंडीगढ़ में जनता दरबार लगाएंगे। इससे पहले मान सरकार ने ऐलान किया कि पंजाब की जेलों में अब क्रिमिनल्स को VIP ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। इसके लिए जेल के आरामदाह कमरे खत्म किए जा रहे हैं। उन्हें कैदियों की बैरक में बदलकर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनाया जा रहा है, जहां जेल के अधिकारी और कर्मचारी काम करेंगे। मुख्यमंत्री मान ने कहा था कि जेल सजा काटने के लिए है, शानदार कमरों में आराम करने के लिए नहीं। पंजाब में कपूरथला पुलिस ने एक बड़े ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने आधा किलो हेरोइन के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान तीसरा आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। कपूरथला जिले में ड्रग्स के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत डेनविंड मोड़ पर नाकेबंदी की गई थी। पुलिस को करतारपुर की तरफ से ड्रग्स की खेप आने की खबर थी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी आदिवासी समुदाय को अभी से साधने में लगी है। आदिवासियों के प्रयाग बणेश्वर धाम पर आज राहुल गांधी की रैली होगी। राहुल बणेश्वर धाम में 132 करोड़ की लागत से बने पुल का शिलान्यास करेंगे और आम सभा को संबोधित करेंगे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में अभी 1.5 साल का वक्त है, लेकिन वागड़ में राजनीतिक दौर शुरू हो चुके हैं। राजस्थान में अभी विधानसभा चुनाव होने में करीब 1.5 साल बाकी है। इस बीच सियासी दलों के साथ साथ दूसरों संगठनों की गतिविधियां बढ़ गई हैं। इस बीच विश्व हिंदू परिषद ने आज पूरे राजस्थान में गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया है। विश्व हिंदू परिषद का आरोप है कि राजस्थान में गहलोत सरकार के दौरान हिंदू आस्था पर हमले हो रहे हैं। हिंदुओं के देवस्थल सुरक्षित नहीं है और महिलाओं में डर भर गया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि पूरे उत्तराखंड में एक मिथ टूटा और इतिहास बना है। ये माना जाता था कि राज्य में एक बार बीजेपी और फिर कांग्रेस की सरकार बनती है, लेकिन जब नतीजे आए तो परिणाम चौंकाने वाले थे। पूरे उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने जबरदस्त तरीके से मोहर लगाई, अपना समर्थन दिया और प्रचंड बहुमत की सरकार बना दी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता की यहां छापेमारी के बाद राजनीति गरमाई हुई है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल
जगदीप धनखड़ ने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के ऑफिस में घुसने पर रिपोर्ट तलब की है। राज्यपाल ने कहा कि एक विधायक के कार्यालय पर इस तरह की कार्रवाई गहरी चिंता का विषय है। बाद में शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि पुलिस जबरन उनके ऑफिस में घुसी और 3 वीडियो साझा किए हैं। बंगाल टेलीविजन इंडस्ट्री के लिए बहुत ही दुख भरी और शॉकिंग खबर सामने आई है। कोलकाता में बंगाली टीवी एक्ट्रेस पल्लवी डे का फंदे से झूलता शव बरामद हुआ है। 20 वर्षीय एक्ट्रेस पल्लवी का शव उनके घर से मिला है। कमरे से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है, न ही शव पर कोई चोट के निशान थे। इस वजह से मौत का रहस्य और गहरा गया है। एक्ट्रेस पल्लवी डे के पिता ने हत्या का आरोप लगाया है। एशिया के सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी सीमेंट कंपनी अंबुजा और एसीसी का टेक ओवर करेंगे। अडानी ग्रुप की ये डील 10.5 अरब डॉलर यानी 21,000 करोड़ रुपए में हुई है। ये भारत के इंफ्रा और मटेरियल स्पेस में सबसे बड़ा अधिग्रहण है। एसीसी यानी एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज और अंबुजा पर मालिकाना हक होलसिम कंपनी का है। ये स्विट्जरलैंड की बिल्डिंग मटेरियल कंपनी है। जम्मू कश्मीर में मां वैष्णो देवी की त्रिकुटा की पहाड़ियों पर पिछले 2 दिनों से आग लगी हुई है। पहाड़ियों के जंगल में लगी आग को बुझाने में श्राइन बोर्ड और वन विभाग की टीमें दिन रात जुटी हुई हैं। आग बुझाने में वन विभाग और विशेषज्ञों की 15 टीमें लगी हुई हैं। ऊपर से पानी की बौछारें की जा रही हैं। हालांकि आग की वजह से वैष्णो देवी यात्रा में कोई रुकावट नहीं आई है। वैष्णो देवी श्रद्धालुओं का आना बदस्तूर जारी है। यूपी के हमीरपुर में सत्ता की कथित सनक में दबंगई का नंगा नाच देखा गया। सुमेरपुर थाने के कुछ दूरी पर ही सत्तारूढ़ पार्टी के कथित कार्यकर्ताओं की दबंगई देखने को मिली। मकान कब्जा करने आए लोगों ने एक घर पर जमकर पथराव किया, साथ ही एक दुकान का ताला तोड़ने की भी कोशिश की। 2 गाड़ियों में आए बेखौफ दबंगों ने व्यापार मंडल के एक पदाधिकारी के मकान पर कब्जा करने की कोशिश की। राजधानी लखनऊ के पीजीआई थाने में तैनात महिला कांस्टेबल ने रविवार को आत्महत्या कर ली। आगरा की रहने वाली महिला सिपाही सरिता एक दिन पहले ही छुट्टी से लौटी थी। सरिता निषाद ने रविवार दोपहर को फंदे पे लटककर अपनी जान दे दी। बगल के कमरे में रहने वाली दूसरी महिला सिपाहियों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मृतका के मोबाइल को कब्जे में लेकर जाँच शुरू कर दी है। सरिता निषाद 2021 बैच की महिला सिपाही थी। यूपी के आगरा में ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात सामने आई है। 2 बदमाशों ने हथियारों के बल पर ज्वेलरी शॉप से लाखों की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाश 3 लाख कैश, 3 किलो चांदी और 150 ग्राम सोना लूटकर फरार हो गए। लूटी गई ज्वेलरी की कीमत करीब 6 से 7 लाख रुपए थी। लूट में ज्वेलरी शॉप मालिक को करीब 10 लाख का नुकसान हुआ है। पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए 4 टीमों का गठन किया है। मुंबई से सटे कल्याण में कुश्ती प्रतियोगिता के दौरान पहलवानों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। कुश्ती खेलने आए पहलवानों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस दौरान पहलवान एक दूसरे पर कुर्सियां भी फेंकते नजर आए। कुश्ती प्रतियोगिता में पहुंचे किसी शख्स ने मारपीट का ये वीडियो अपने कैमरे में कैद कर लिया। पहलवानों की मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पाकिस्तान के पेशावर में 2 सिख युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पेशावर से 17 किलोमीटर दूर सरबंद शहर में मसाला व्यापारी सलजीत सिंह और रंजीत सिंह को गोली मार दी गई। बाइक सवार हमलावर दोनों की हत्या कर फरार हो गए। सिख युवकों की हत्या पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान सरकार से इस मामले की गंभीरता से जाँच कराने और हमलावरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। अफगानिस्तान की सीमा से लगे पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान जिले में रविवार को एक आत्मघाती हमला हुआ। इस हमले में 3 बच्चों की मौत हो गई और पाकिस्तानी फौज के 3 सैनिक मारे गए। सेना की मीडिया इकाई इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ने मामले में बयान जारी किया। ISPR के मुताबिक 250 किलोमीटर दूर मीरनशाह शहर में हुई हमले में मरने वाले बच्चों की उम्र 4 से 11 साल के बीच है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने आरोप लगाया है कि उन्हें मारने के लिए विदेशों में साजिश रची जा रही है। तहरीक-ए-इंसाफ प्रमुख ने कहा है कि उन्होंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया है जहां उन्होंने कथित साजिशकर्ताओं का नाम लिया है। खान ने कहा है कि उन्होंने रिकॉर्ड किए वीडियो को सुरक्षित जगह पर रख दिया है। इमरान ने कहा कि मेरे खिलाफ देश विदेश में बंद कमरों में रची जा रही साजिश की सच्चाई मुझे कुछ होने के बाद लोग जान जाएंगे।
इटली में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत नदीम रियाज को रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी साल 2018 में एक महिला अधिकारी का उत्पीड़न करने के आरोप में की गई है। उत्पीड़न के आरोप सिद्ध होने के बाद संघीय लोकपाल कशमारा तारिक ने इटली में पाकिस्तानी दूतावास मिशन के अध्यक्ष के पद से हटाने का फैसला लिया है। नदीम रियाज सायरा इमदाद अली ने कार्यस्थल पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। श्रीलंका के नवनियुक्त प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने रविवार को विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। पीएम विक्रमसिंघे ने देश में मौजूदा आर्थिक संकट पर बैंक अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक के प्रतिनिधियों के साथ हुई चर्चा दवा, खाद्य और उर्वरक आपूर्ति के मुद्दों के समर्थन पर केंद्रित थी। भारत ने द्वीप राष्ट्र को 4 लाख मीट्रिक टन ईंधन भेजा है। फिनलैंड के राष्ट्रपति सॉली निनिस्टो और प्रधानमंत्री सना मारिन ने हेलेंसिकी में राष्ट्रपति भवन में नाटो सदस्यता को लेकर बड़ी घोषणा की है। फिनलैंड में रूसी राष्ट्रपति पुतिन की धमकी को दरकिनार कर नाटो में शामिल होने का ऐलान किया है। उम्मीद है कि फिनलैंड की संसद में इस फैसले पर मुहर लगने के बाद अगले हफ्ते फिनलैंड ब्रसेल्स स्थित नाटो मुख्यालय में सदस्यता के लिए आवेदन करेगा। मॉस्को कह चुका है कि नाटो में प्रवेश उसके लिए खतरा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।